अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो के साथ। और इस समय मैं हूं भाईजान के साथ। सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बता दो कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता हूँ। खोबर सऊदी अरबिया में आप क्या काम कर रहे हैं। मैं आज़ाद वीज़े से आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये काम क्या कर रहे हैं वैसे। अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये कोई भी मजदूरी मिल जाती अच्छा, है तो कोई भी काम अच्छा। कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कफील पे घर रह रहा हूँ। अच्छा, खोबर सऊदी अरब में कितना टाइम हो गया। तकरीबन 5 माह आए। उससे पहले भी आए थे सऊदी अरब में या फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम है। आप लाहौर से सऊदी अरब में आए हैं तो किस वजह से, किस मुद्दे को लेकर आप आए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एज जो है काफ़ी हो गई है, तो अपने पाकिस्तान में भी सेटल हो सकते थे आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सेटल था, लेकिन टेक्सटाइल के और मुल्क के कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे बैरून मुल्क निकलना पड़ा। तो फिर इसी काम पे क्यों आए, कोई दूसरा काम भी देख सकते थे आप। दूसरे काम के लिए मैंने ट्राई किया था, लेकिन टेक्सटाइल के हालात पूरे दुनिया में ही ऐसे हैं। तो आप पाकिस्तान में क्या काम करते थे। मैं एज ए प्रोडक्शन मैनेजर था। माशाल्लाह। वहाँ पे सैलरी कितने पैकेज था। 1,25,000 मेरी पाकिस्तान में सैलरी थी। पाकिस्तान में 1,25,000। यस। माशाल्लाह। तो फिर भी आप बाहर इधर निकल आए। टेक्सटाइल के हालात ऐसे हो गए कि टेक्सटाइल में बंद होनी शुरू हो गई। तो बिल्कुल ही क्लोज होनी शुरू हो गई। चंद टेक्सटाइल चल रही थी जो बंद होगी। उनके वर्कर हर चीज़ को फारग करना पड़ा उनको, जिसकी वजह से कोई वर्कर कहीं भी धक्के खा रहा है, कोई किधर नहीं जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई हैं सऊदीया में, मैं उनके पास इधर आ गया। तो ये वीज़ा जो आपने ली लाहौर से खोबर सऊदी अरब आने के लिए, तो किस तरीके से ली, ये बताइए। ये ऐसे लिया कि मैं पाकिस्तान में फारग था, गोला में से फारग हुआ था, तो घर में था। तो भाइयों ने बोला कि फारग हो तो आप ऐसा करो, यहाँ तो ज़मीनों पे चले जाओ, यहाँ के लीजर आ जाओ। मैंने यही बोला कि नहीं यार, मैं ना जो भी करूँगा जहाँ भी करूँगा। फिर भाइयों ने बोला यहाँ सऊदीया आ जाओ, मैं सऊदीया में आ गया हूँ। सऊदी में जो ऑलरेडी आपके भाई साहब रहते थे, भाई वगैरह। हाँ, मेरा एक छोटा भाई, सबसे छोटा भाई सऊदीया में। अच्छा, वो कोई कंपनी वगैरह में या फिर नहीं, वो भी आज़ाद है। आज़ाद ठेकेदार है यहाँ। सबसे पहले तो आपका नाम ही मैं भूल गया। खैर, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान भाई, ये बताइए तो फिर आपने ये वीज़ा जो है कितने पैसे में ली, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो। मैंने पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो इस टाइम पाकिस्तानी रुपीस जो है ना, अगर देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान का जो रुपया है ना बहुत कम है। अच्छा, ये मैंने लिया था 2,000 रियाल का वीज़ा, जो पाकिस्तानी अभी 1.5 लाख रुपया बनता है। 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में सिर्फ वीज़ा ली है आपने ये। मेडिकल मेरा अपना था, फिंगरप्रिंट मेरे अपने हुए, टिकट मेरी अपनी हुई। 1.5 लाख रुपया मेरा पाकिस्तान में खर्चा हुआ। तो ये वीज़ा जो है किसी एजेंट के थ्रू या फिर पाकिस्तान में किसी मैन पावर कंसल्टेंसी के जरिए ली थी। नहीं, ये मैंने डायरेक्ट अपने भाई से, मेरे भाई का जो दोस्त है कफील है यहाँ पे, उसके कफील के थ्रू लिया था। उसी कफील के घर में मैं अभी रह रहा हूँ। और बाकी जो है सारा कुछ आप ही का था 1.5 लाख के अलावा। सारा कुछ मेरा अपना है। अगर पाकिस्तानी कोई भाई वीज़ा ले तो वो कहाँ से ले, जैसा कि अभी आपके यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं मैन पावर से रिलेटेड। जैसा कि मुझे बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम वीज़ा दे दो। तो क्या एक इंडियन भाई जो इंडियन वीज़ा होगा इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो क्या वो पाकिस्तानी भाई को बुला सकता है। मेरे पास वीज़ा नहीं है भाई। पहले नंबर पे ये मसला है कि अभी काम के हालात यहाँ सऊदीया में भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना। जो काम पे लगा हुआ है वो लगा हुआ है, जो नहीं है वो फारिग है। भैया इस तरीके से लेना, ऐसा घुमा के। कुछ ऐसे लोग हैं जो दो माह से फारिग बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी हालात जैसे जो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, यहाँ भी हालात काम के इसी तरह हैं। तो बेहतर यही है कि यहाँ तो थोड़ा सब्र कर लो। अगर यहाँ कोई आपका रिलेटिव है, वीज़ा उससे लो। किसी एजेंट से वीज़ा लोगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा लेगा, हो सकता है वो आपके साथ फ्रॉड हो। जैसे कि मैं वीज़ा दे सकता हूँ, मेरे पास तो भाई पाकिस्तानी वीज़ा का सिस्टम ही नहीं है, तो क्या मैं वीज़ा दे सकता हूँ। आप वीज़ा, अगर आपके पास कंपनी किसी का वीज़ा है, आपको मिलते हैं, तो आप किसी को दे सकते हो, वरना ऐसा कोई भी। हाँ, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं या फिर वो पाकिस्तान और इंडिया करने लगते हैं। ऐसे ही तो मैं तो सिर्फ जो वीज़ा इंडिया में पहुँच गई उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो क्या मैं उस वीज़ा पे बुला सकता हूँ। नहीं बुला सकता ना, जो इंडिया में वीज़ा पहुँच गई। तो वहाँ पे जो है मेडिकल वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है, ये बताइए। मेडिकल में कितना पैसा लगता है। मेडिकल पाकिस्तान में मेडिकल 15,500 रुपये का मेडिकल है, और पाकिस्तानी पैसे के हिसाब से 1,400 रुपये का फिंगरप्रिंट है। अच्छा, फिंगरप्रिंट का ये क्या सिस्टम है, मैंने भी 1-2 बार सुना है। ये फिंगरप्रिंट का ये सिस्टम है, जब आप मेडिकल करवा लेते हो ना, उसके बाद आप जाते हो फिंगर करवाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपके फिंगर लगते हैं, वहाँ पे आपकी फीस है 1,400 रुपया। हाँ, वो आपने पे करनी है। वो आपके फिंगर लगे ना लगे, वो एक फॉर्मेलिटी वहाँ पूरी करनी ही करनी है। वही फिंगर जो से हैं वो आपके यहाँ एयरपोर्टों में मैच करेंगे। तो ये बताइए रिजवान भाई, आपका मेडिकल जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था या फिर 1-2 बार? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरा पहली मरतबा पास हुआ था। मैंने पहले भी करवाया था बहरीन के लिए, लेकिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो उस वक्त भी मेरा अल्लाह का शुक्र था, पास था, और अभी मेरा पहले मरतबा। अच्छा, ये बताइए जैसे रिजवान भाई आपके पाकिस्तान के हिसाब से बताएं तो मेडिकल होने के कितने दिन बाद जो आपकी वीज़ा लग गई? मेडिकल के बाद मेरा ये तकरीबन कोई 12 दिन लगे हैं मेरा वीज़ा लगने में। तो ये पाकिस्तान में कोई ताखीर वगैरह होती है, फिर जल्दी काम हो जाता है? नहीं, आजकल तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि कराची के थ्रू काम हो रहा है ना, वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। जो इस्लामाबाद के थ्रू हो रहा है वो 15 दिन लग जाते हैं। आपके इस्लामाबाद लाहौर से और इनका कितना फ़र्क है इन सिटियों का? लाहौर से कराची का सफ़र जो है ना वो 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर? हाँ, 18 से 20 घंटे का सफ़र, और इस्लामाबाद का सफ़र जो है 5.5 घंटे का सफ़र। जैसे कि आपकी वीज़ा ऑलमोस्ट लग गई अल्हम्दुलिल्लाह,
उसके वास्ते जो है टिकट वगैरह तो आपने ही कराया, जाहिर सी बात है, आप आजाद से आए हुए तो टिकट वगैरह कितने का हुआ पाकिस्तान से यहाँ तक आने में? मेरा टिकट हुआ 87,000। तो वीज़ा लगने के बाद कितने दिन बाद यहाँ पे आ गए ऑलमोस्ट आप? वीज़ा लगने के बाद तकरीबन 5 दिन बाद सऊदीया में। जैसे कि आप दम्माम एयरपोर्ट पर आ गए, तो यहाँ पे तो आप बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल नहीं। तो क्या महसूस किया, जैसे कि नया देश, नई भाषा, कोई अपना नहीं बिल्कुल? पहली मतलब जब मैं एयरपोर्ट पे आया मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने आधा घंटा अपने भाई का वेट किया, भाई मेरा थोड़ा सा लेट आया, आधा घंटा गुजर गया, फिर मैं सोचने लग पड़ा यार अभी तक वो आया नहीं है। फिर मेरा यहाँ पे मेरे पास नंबर भी नहीं है जो मैं उसको कॉल करूँ। जाहिर सी बात है। ठीक है, 5 से 10 मिनट में मेरा भाई आ गया। जब मैं यहाँ अपने भाई के पास आके रहा ना, उस वक्त मेरा ज़हन थोड़ा सा यार यहाँ का व्यू लो। जब एयरपोर्ट से भाई ने पिक किया, जब घर आया हूँ उस वक्त मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। अच्छा। ऐसा दिल कर रहा था कि अभी वापस चला जाऊँ। वालदा है, मेरे बीवी बच्चे हैं माशाल्लाह। कितने बच्चे वैसे आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे 1 बेटी है माशाल्लाह। वो मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन एक रात गुजरी, 2 गुजरी, फिर अल्लाह का शुक्र है का मेरा दिल लग गया। तो आप जैसे यहाँ पे आ गए तो आप अपने भाई के रूम पे सेटल हुए, फिर आपने इतनी जल्दी तो रूम वगैरह नहीं लिया, तो ये फिर कैसे किया? पहले तो 15 दिन में अपने भाई के रूम में रहा। अच्छा। ठीक है, 15 दिन के बाद मैं अपने कफील के घर आ गया। अच्छा। अभी मैं अपने कफील के घर हूँ, सिर्फ रात को सोने का 1000 रुपया सैलरी लेता हूँ और वहाँ खाना भी वही देता है मुझे। अच्छा। उसके अलावा काम मैं जहाँ मर्जी कर लूँ, मुझे कोई रोक सकता। अल्लाह का शुक्र है, कफील बहुत ही अच्छा। तो ये 15 दिन जो आपने खाली रहे बिल्कुल, ये फिर कहीं काम वगैरह किया? मैंने जैसे आया हूँ, एक रात सोया हूँ, अगले दिन मैं काम पे चला गया, क्योंकि उस वक्त काम था। लेकिन इस रमजान शरीफ में पूरा माह हो गया, फारिग बैठे हैं, 2 दिन लगे हैं सिर्फ। तो फिर जैसे कपिल से आपकी मुलाकात वगैरह हुई तो आपको कैसा लगा कि हाँ भाई कपिल बेहतर है नहीं है, क्योंकि आपने तो कोई देखा नहीं पहले था? पहले नंबर पर कफील जब आया ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा कफील है। अच्छा। मैं उसके घर में काम कर रहा था। अच्छा। तो मेरे साथ वाले ने बताया कि ये तेरा कफील है। मेरे कफील ने उससे पूछा कि ये रिजवान है। फिर वो आया मेरे पास, तो मेरे गले मिला अच्छे तरीके से, जब डाल के जैसे मिलते हैं हम लोग पाकिस्तान और इंडिया में, ऐसे मिला। तो फिर बहुत उसने मेरी क्या हौसला अफजाई की। फिर उसने बोला कि मेरे घर ही रह लो। मैंने कहा आज नहीं, मैं कल से रह लूँगा। लेकिन इसके बावजूद वो शाम को खाना वो खुद लेके आया अपने घर से। तो ये पैसे वगैरह दिए कुछ, जैसे कि कुछ खाना पीने के लिए? आप तो नए हैं बिल्कुल, और हो सकता है जब नया बंदा आता तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते। यहाँ आया था तो मैंने पहले दिन उसने मुझे अपने घर में बुलाया था, तो मैंने उसके घर में थोड़ा सा काम किया था। उसने मुझे 150 रियाल दिया था। फिर अगले दिन फिर मैंने उसके घर में काम किया तो 150 रियाल उसने फिर मुझे दिया। ठीक है, मेरे पास 300 रियाल हो गया। उसके अलावा मेरा भाई इधर था, मुझे टेंशन नहीं थी। फिर 15 दिन बाद मैं वैसे ही कफील के घर में रहने लग पड़ा। फिर अल्लाह का शुक्र था, डेली का 200 रियाल मुझे वो अलग देता था, महीने की सैलरी अलग देता। तो ऑलमोस्ट अभी आपको कई महीने हो गए, जैसे अभी मुझे 5 माह हो गए। 5 महीने हो गए। तो 5 महीने की सैलरी आपको कितनी दे रहा है? जैसे जी 30 तारीख की शाम को या यकम को सुबह 10 बजे तक मेरी सैलरी मेरे पास आ जाती है 1000। अच्छा, 1000 रियाल आपको सैलरी मिलती है। तो इस 1000 सैलरी का आप क्या क्या काम करते होगे? जैसे कपिल का मान के चले तो मैं 1000 रियाल में सिर्फ कफील का एक ही काम करता हूँ, जो रात को यहाँ उसके घर में सोता हूँ। अच्छा, बस क्योंकि उसके घर में सिर्फ मैं राखी करता हूँ रात को। अच्छा। इसके अलावा और कोई काम। तो रिजवान भाई आपको सिर्फ सोने के 1000 रियाल दिए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं? रात को जो है देखभाली करनी है। हाँ, रात को देखभाली। अब दिन का जो ये रहा दिन का, तो दिन में आप क्या करते हैं? जैसे दिन में मैं ये करता हूँ, अगर मुझे कहीं भी काम मिल जाए मैं वहाँ पे काम करने चला जाता हूँ। या मेरे भाई का काम चल रहा हो कहीं पे, वो मुझे दिन को ले जाता है। जो मैं खुद का काम कर रहा हूँ वो मैं पेंट का कर रहा हूँ। पेंट का काम करता हूँ? पेंट का काम कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे 200 रियाल मिलता है। अच्छा। और भाई के पास अगर कोई मजदूरी के लिए जाऊँ, वहाँ से मुझे 150 रियाल मिलता है। अच्छा, तो रिजवान भाई ये बताइए, जैसे अभी आप यहाँ पे पेंटिंग का काम करते हैं, तो ये पेंटिंग का काम आप पहले कभी किए थे पाकिस्तान में या नहीं किए? पहले सिर्फ अपना घर ही पेंट करते थे। अच्छा, घर मतलब ऐसे कर लिया जैसे हम बिगाड़ दें घर को? घर, हाँ, पहले सिर्फ अपना घर ही पेंट करते थे, वरना मैंने आज तक जिंदगी में एक ईंट भी उठा के साइड पे नहीं। जाहिर सी बात, आप प्रोडक्शन मैनेजर आप रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर पेंटिंग का काम क्या कर रहे होंगे? तो ये बताइए, तो यहाँ पे ही आके आप सीखे हैं? हाँ। तो स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिली? जैसे स्टार्टिंग में गए तो आप पेंटिंग के काम पे? मेरी स्टार्टिंग माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र था, मेरी 200 रियाल मुझे 200 रियाल? हाँ, मैं अपने भाइयों के साथ ही काम स्टार्ट कर लिया। जैसे कि ये काम ढूंढना पड़ता है, फिर आपको कोई लेके जाता है? जैसे कि अभी के हालात है यहाँ पे आजाद भी जगह ढूंढना पड़ता है भाई, पर अभी तो काम है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। अगर मिल गया किस्मत से तो मिल गया, जो लगे हुए हैं वही हैं, जो फारिग है वो फारिग ही बैठे हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप पेंटिंग का काम कर रहे हैं, ज्यादातर यही कर रहे होंगे। हाँ। तो आप सीख भी गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी काम आता होगा। तो अभी जैसे सीखे हुए कारीगर को कितना पैसा मिलता है यहाँ पे? सीखे हुआ कारीगर अगर पूरा माल लग गया तो तकरीबन 6000 रियाल तक कमा लेता है। 6000 रियाल तक महीने का? मतलब कि ऐसे मान के चलिए 200 रियाल पर डे मिल रहा है। कहाँ पे कैसे कांटेक्ट करते हैं किसी आदमी से कि भाई यहाँ पे काम मिला तो मुझे कांटेक्ट करना है, या फिर घर घर जाके, या फिर जहाँ बिल्डिंग बन रही है, या फिर कोई ऐसा मैन ठेकेदार जिससे कि कांटेक्ट कर लेना? भाई ऐसा ही समझ लो कि जैसे आप पाकिस्तान में किसी भिखारी को देखते हो ना, किसी घर का दरवाजा खटकाते हो, हमारे यहाँ पे भी ऐसे। पाकिस्तान को मत लीजिए, हमारे इंडिया में भी। हाँ, जब वो बेरोजगार भी ऐसे ही है। जहाँ बिल्डिंग बन रही है आप उनको जाके बोलोगे भाई मुझे काम चाहिए, वो
उसका दिल करेगा आपको काम देगा, अगर नहीं दिल करेगा तो आपको काम नहीं देगा। हाँ, अगर आपको जानने वाला है वो आपको ले जाए तो ठीक है, नहीं तो एक यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पे आवाम इकट्ठी होती है, वहाँ पे कोई काम करवाने वाले आते हैं तो उनके साथ लग गया तुक्का तो लग गया, नहीं तो अल्लाह माना। तो वैसे अभी आपके भाई साहब क्या काम करते हैं? जैसे कि आपने बताया जो मेरे भाई हैं पेंट का काम करते हैं, पेंटिंग का, वो टाइल का काम करते हैं, ये कबूब और प्लस्तर वगैरह सारा बिल्डिंग मतलब ए टू जेड बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में सभी काम करते हैं। अभी एक माह है, यकम रमजान से मैं फारिग हूँ। कितने दिन से? यकम रमजान से। एक रमजान से आप फारिग, का काम नहीं मिला? नहीं काम। अब ऐसा हिम्मत भी नहीं पड़ती हो कि रमजान में करने की? नहीं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, काम जिस तरह का मर्जी हो, काम की टेंशन नहीं है, रोजे के साथ रोजा और काम दोनों साथ। अल्लाह इसका असर दे आपको। तो ये बताइए रिजवान भाई, जैसा कि आप महीने का 6000 रियाल तक बता रहे हैं, यानी 200 रियाल पर डे, तो अभी के हालात देखते हुए कितने दिन काम मिल जाता है महीने में? अभी के हालात देख के 10 से 12 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, इससे ज्यादा काम नहीं मिलता। 15 दिन, वो भी बहुत मुश्किल। अब यहाँ पे 15 दिन आपने बताया कि ऐसा मान के चलिए आधे महीने का काम मिल रहा है, तो आधे महीने के 3000 होगा। अब 3000 रियाल में जैसे कि क्या क्या आपका इसमें इंक्लूड है, जैसे अकोमोडेशन, बिजली का बिल, पानी का बिल, अपना खाना वगैरह, ये कितने का खर्चा आ जाता है? मेरा खर्चा कोई नहीं। मुबाशर, अयवा وين هذا برنامج؟ यूट्यूब यानी يوتيوب؟ أيوة. وين سنت باكستان ولا كل إنديا؟ مكان. كل مكان. أيوة، أيوة. ما شاء الله। यहाँ तक कि मेरा रूम का खर्चा तो फिलहाल अभी तक नहीं है, अच्छा। और खाने का खर्चा भी नहीं है, क्योंकि कफील के घर से ही खा रहा हूँ अच्छा, और कफील के घर ही रह रहा हूँ। चलो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है, अच्छी बात उसका घर तैयार हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो बाद में देखिए पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं है, रूम कहाँ लेना है, क्या नहीं। अगर हो सकता है वो मुझे अपने साथ रखे तो मुझे यही फैसिलिटी दे कि रात को इधर रहना है तो काम करे, तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है वारे नहीं आते। रिजवान भाई, जैसा माहौल बहुत ख़राब है, काम नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि हमको भी मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं है आज़ाद वालों के लिए। तो ये बताइए, जैसे कि अगर ये सारी चीज़ इंक्लूड रहे, इसमें रूम का खर्च, खाने का खर्च, ये वगैरह, तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा इसमें ऑलमोस्ट? तकरीबन पर मंथ 500 से 550 600 तक चला जाएगा। मैंने सुना है कि कपिल को भी हर मंथ देने पड़ते हैं। कफील का हर मंथ ये है कि मंथली उनकी लगी होती है, उसमें उन्होंने अपनी कफालत देनी है। ठीक है, वो महीने का 300 रियाल है, किसी का 500 है, किसी का 600 है, जिस तरह कफील ने अपना लगाया हुआ है उस तरह की वो कफालत देनी है। और अल्लाह का शुक्र है मेरी नहीं है, मेरा कामा भी कफील ने खुद लगाया। तो उसकी क्या वजह रही है ऐसी? अल्लाह का ये करम नवाजी है कि मेरा कफील इतना अच्छा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सबको ऐसा अल्लाह सबको ऐसा कफील दे। जी आमीन आमीन। बहुत है, कोई प्रॉब्लम होती है वो खुद ही घर में बैठ के अपना हैंडल कर लेता है, वो कहता है कि रिजवान नहीं, मैं खुद ही मैं जानूँ, मेरा काम जान, तू आराम से कर। रिजवान भाई, अगर ये कफालत भी देनी पड़े आदमी को और काम नहीं मिल पा रहा तो कैसे मैनेज करेगा? क्या उसको फिर भी देनी पड़ेगी कफालत? कफालत तो देनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी है, फिर ही रहते हुए भी। हाँ, अगर फारिग हो तो फिर भी कफालत तो देनी पड़ेगी, जो आपकी तय हो चुकी है वो आपके कफील ने लेनी है। हाँ, ये है कि कफील का आप ये बोल सकते हो कि अभी मुझे काम नहीं मिला, मैं कफालत नहीं दे सकता, मैं कटी दे दूंगा, वो कफील पे डिपेंड करता है वो क्या कहता है। वो कहते तो ठीक है, वो कहेगा नहीं तो फिर तो देनी दे। वीजा किस चीज़ की लगती है आपके? मेरा पेंट का वीज़ा, पेंटिंग का वीजा। हाँ। अलग से ही इस सीजन में तो वैसे ही छोटे वीज़े जो उनसे है ना हाँ। वो बंद हैं, छोटे वीज़े वालों को पकड़ के वैसे ही उनके मुल्क वापस भेज रहे हैं। बड़ा वीज़ा जो भी ले वो ही ले। तो इकामा जो रिन्यूअल होता है वो कितने रुपए में होता है आपका? मेरा कामा जो न्यू होगा ना वो 15 माह बाद होगा, 15 महीने बाद पहला। हाँ, और 600 रुपये में होगा, 600 रियाल में। में होगा। तो मैं लगाऊं या मेरा कफील लगाए, ये कफील पे जाए। तारीख का वक्त हो चुका है वैसे भी, और बोले भी नहीं जा रहा, होट सो के जा रहे हैं। तो ये बताइए मुख्तसर टाइम में पाकिस्तान वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप माहौल के हिसाब को देखते हुए? पाकिस्तान वालों को मैं यही मैसेज दूंगा, अगर कोई रिलेटिव आपका है या कोई जानने वाला आपको वीज़ा देता है, वो काम की जिम्मेदारी लेता है तो फिर आए, वरना अभी ना आए जब तक हालात ठीक नहीं होते। हालात ठीक ईद के बाद हो या 2 माह लगे, अगर आपको पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर नजर आ गए ना तो समझ लो पूरी दुनिया के हालात बेहतर होना शुरू हो जाए। क्या मुनासिब है अभी आज़ाद वीज़ा पे आने के लिए, जैसे कि हालात? अभी आज़ाद वीज़े पे कोई काम मैंने पहले ही बोला है कि जो भी आप आज़ाद वीज़े पे आओ तो आप अपने रिलेटिव के थ्रू आओ, वरना कंपनी का वीज़ा मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे भाई आ रहे हैं और वो यहाँ पे परेशान हैं, लेकिन फिर भी नहीं, वो तनाजुल के लिए हैं। जब काम नहीं है ना तो नहीं आना चाहिए ना। बंदे सोचते हैं कि हाँ हम सऊदीया चले जाएंगे, दूसरा बंदा इस तरह कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। असल में पता ही आके सऊदीया में लगता है कि जो बंदा इतना कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है। ठीक है, जब हम लोग वो चीज़ देखते हैं ना तो हम खुद बोलते हैं कि यार इधर आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे वो काम भी करना पड़ता है जो जिंदगी में आप लोगों ने कभी ना किया हो। ठीक है, मैंने आते स्टार्टिंग में जो काम किया ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। सीधी सी बात, सेटल होने के लिए देखो, कहीं पे सेटल होने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जो प्रॉब्लम फेस कर गया बस वही सक्सेस है। और इस तरह के काम में अक्सर बंदे भाग जाते हैं। जैसे अभी आपने भागने का टॉपिक छेड़ा, मेरे एक भाई से, काफ़ी सारे भाई हैं वैसे पाकिस्तान से, वो मैसेज करते हैं और मैं उनके हिसाब से ही मैं टॉपिक कवर करना भी चाहा कि मैं कोई ऐसा मुझे सोर्स मिल जाए ऊपर से
जो पाकिस्तानी वीज़ाओं का भी थोड़ा हेल्प कर दिया जाए। तो एक भाई ने मुझे ये कहा कि पाकिस्तानी भाई 90% जो भाग जाते हैं, तो क्या ये सही है या फिर झूठ है? नहीं, 90% तो नहीं भागते। भागता वही इंसान है जो पाकिस्तान में भी नहीं काम करता था और यहाँ भी नहीं कर सकता। जो लाडला होता है ना, घर वालों ने रखा होता है, हाँ भाई ये बिल्कुल ऐसे है, अब इसको सऊदीया भेज दो या इधर भेज दो, वहाँ जिसको अकल आ जाएगी ये उसको यहाँ भी आके अकल नहीं है, उसको वहाँ नहीं आएगी, वो उसको यहाँ भी नहीं आएगी। ठीक है ना, बकाया देख लें, अगर जो बंदा काम कर सकता है वही आए, जो काम नहीं कर सकता वो फजूल में पैसे ना ज़ाया करे। रिजवान भाई, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने हो गए आपको, तो अभी टारगेट क्या है आपका जाने का, कितने महीने बाद? मेरा टारगेट यही है कि मैं जब भी जाऊँ यहाँ से परमानेंट जाऊँ, परमानेंट, दोबारा ना आना पड़े। ठीक है, मेरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये है कि अल्लाह ने चाहा तो अगला पहला रमज़ान शरीफ, पहला रोज़ा इंशाल्लाह अपने घर में रखूँ। इंशाल्लाह। तो जैसे 5 महीने हो गए, 5 महीने में बहुत कुछ मिस किया होगा आपने, बहुत कुछ, जैसे बच्चों की याद वगैरह आनी। बच्चों की इतनी याद, बच्चों में सबसे ज़्यादा मुझे 2 चीज़ों की याद है, एक सबसे छोटी बेटी और एक गरीब माँ। इसके अलावा मुझे किसी की, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर आज की इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो भाई ये लास्ट में ये बता दो कि भाई कि अगर मेरे पास ऐसे आ जाते हैं वो मैसेज कि भाई वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और इंडियन पाकिस्तानी करने लगते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? पहले नंबर पे ये है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके लिए ये है कि आपको अगर कोई भी परमानेंट माल वाला बंदा मिलता है ना, आप उससे वीज़ा लें। ठीक है, इसके अलावा ना लें, और ख़ास तौर पे दूसरे के साथ मिलजुल के रहा करें। ये ना देखें कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ये है, वो ये नहीं, इंसान सब बराबर हैं। ठीक है, उनका मज़हब अपना अपना है, लेकिन किसी के मज़हब को भी गलत ना बोलो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो हो सकता है वो हमसे बेहतर हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आई। लेकिन आप लोग भी ये इस चीज़ से परहेज़ करें। रिजवान भाई कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे आपके यहाँ के कुछ मैन पावर कुछ ऐसे होंगे जो सही काम करते हैं, जो लोग जो परेशान हैं आना चाहते हैं वो उनके थ्रू आ जाएं, जैसे आपकी नज़र में कोई हो ऐसा? मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी बंदा पहली मरतबा अगर आए तो वो कंपनी के वीज़े पे आए, आज़ाद ना आए। अगर कंपनी पे आएगा 2 साल लगाएगा, 2 साल में उसको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे रहना है या नहीं रहना। उसको ये तो होगा ना कि मुझे कंपनी से सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। आज़ाद में ये नहीं है, जैसे आपको सैलरी मिलनी है, आज़ाद में तो आपको ये है कि काम ढूंढना है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप फारिग बैठे हो, आपके पास रूम का किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको रूम भी छोड़ना पड़ता है, सड़कों पे भी आना पड़ता है। भाई का ममालिक में यही है, घर भी छोड़ना पड़ता है, ये पैसा भाई छोड़ना पड़ता है। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में तो फिर भी कोई ना कोई रिश्तेदार आप लोगों को, या इंडिया में कोई ना कोई रिश्तेदार दूसरे ममालिक अपने घर में संभाल लेगा, लेकिन यहाँ सगा भाई और सगे भाई को नहीं संभालता, क्योंकि ये यहाँ का पानी है। कोई भी मुल्क ले लो, कोई भी आ जाए, और फिर घर से निकल के तो ऐसा समझो प्रॉब्लम है ही, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए कम से कम 1 साल खुद को यही समझ लो कि मैं कुछ नहीं कर। रिजवान भाई आपने काफ़ी टाइम दिया मुझे, और वैसे भी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, रमजान से हैं, तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्दी, और थैंक यू सो मच। मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह का सलाम।